हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की, जो वीडियो री एग्ज़ाम 2023 26 और 27 जून को होने को है। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का री एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम प्रैक्टिसेस के माध्यम से कई क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, जल की आर्द्रता को किसके द्वारा नापा जाता है? ए है बैरोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, सी फैदोमीटर, और यहाँ पे देखिए थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ जी, और डी है मर्केली स्केल। तो देखिए यहाँ पर जल की आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए सदैव हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम जल की आर्द्रता यानी नमी को मापते हैं। वहीं पर हम बात कर लेते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापते हैं, फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापते हैं, और मर्केली स्केल द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, वहीं पर वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पड़रंध्र यानी स्टोमेटा की बात हो रही है। यहाँ पर स्टोमेटा यानी पड़रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, डंठल पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि पत्तियों पर कुछ ऐसे गोल गोल शिरा विन्यास जैसी कुछ रचनाएं होती हैं, इनको हम पड़रंध्र कहते हैं। ये पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। रथ उत्सव का आयोजन किया जाता है, ए ओडिशा, बी केरल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, रथ उत्सव की अगर बात करें तो ये ओडिशा के पुरी में मनाया जाता है रथ यात्रा उत्सव। और यहाँ पर जो है श्री जगन्नाथ जी की यात्रा जो है निकाली जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसको देखने के लिए, इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भी लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अपनी एक धार्मिकता का परिचय देने के साथ साथ कुछ दिन श्री भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकलती है उसमें भगवान कुछ दिन, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अपनी मौसी के घर रुकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है साबरमती, बी लूनी, ताप्ती, गंगा। तो देखिए, सारी आंसर को देखिए, पहला हम अगर यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं तो सपोज़ ऐसा एक मान लेते हैं ये भारत का मैप है। हालांकि ये मैप कुछ जैसा लग नहीं रहा है, पर अगर यहाँ मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर गुजरात के साइड से, गुजरात के कच्छ से निकलती है एक लूनी नदी, जो सबसे छोटी नदी होती है, और ये कच्छ के निकलती है और कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। यानी बहुत लवड़ीय होती है और विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण से विलुप्त हो जाती है। ठीक, साबरमती की बात करें तो ये भी अहमदाबाद, कुछ आपको पता है कि यहीं पर साबरमती नदी, साबरमती जिले पे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी प्रतिमा, विश्व की, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। वहीं पर पूर्व से पश्चिम, देखिए आपको पता है कि ये पूर्व वाला एरिया होता है, ये पश्चिम वाला, और दो नदियां जो होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अगर इधर से गिरेंगी नदियां तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और इधर से जो पश्चिम की ओर गिरेंगी नदी वो अरब सागर में गिरेंगी। तो अरब सागर वाली नदियां जो होती हैं उनमें नर्मदा और ताप्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अगर हम इनमें से, इसमें भी अगर सबसे लंबी, देखिए यहाँ पे ताप्ती दिया है ऑप्शन में, अगर नर्मदा होता है तो आंसर नर्मदा होता है, क्योंकि अगर सबसे लंबी की बात करें तो 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। तो ध्यान रखिएगा, और लूनी नदी सबसे छोटी है। वहीं पर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सारी नदी के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। आपको पता है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल, और डी सभी। तो आपको पता है कि अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय गीत जो हैं इन्होंने लिखा हुआ था। और 1905 में आपको पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, और इस समय जो यही गीत था वो राष्ट्रीय एकता का परिचय दे रहा था। यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय एकता का गीत ये माना गया था। तो ध्यान रखिएगा,
1905 में जब करजन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यही राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम जो है वो क्या हुआ था, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। तो पहला है ऑप्शन है, पहला मेयर, बी अध्यक्ष, सी उपाध्यक्ष और डी सभासद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको हम मेयर कहते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन में मेयर की जगह महापौर होता तो आंसर महापौर या मेयर दोनों हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महापौर या मेयर इन दोनों को नगर निगम का प्रमुख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को जल प्रक्रिया को समझाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ए एनिमेशन वीडियो, बी मॉडल चक्र, सी मैपिंग और डी रेखा चित्र। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है। जल चक्र आपको बताना है, यानी किस तरीके से वाष्पोत्सर्जन होता है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, वर्षा का पानी किस तरीके से यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों को, एक प्रक्रिया को समझाने के लिए अगर आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि अगर यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा एनिमेशन वीडियो। देखिए एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें या एनईपी 2020 की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बात पे दिया गया है कि बच्चे करके सीखें, अनुभव करके सीखें। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप मॉडल और चक्र दिखाएंगे तो आप सिर्फ एक समय में कुछ ही चीज़ों को दिखा पाएंगे। वहीं मैपिंग में भी आप बिल्कुल थोड़े से, बिल्कुल एक आपके पास कंटेंट क्या हो गया, एक मैप हो गया, मैप के माध्यम से आप चीज़ों को दिखा लिए, बच्चे समझ तो गए। लेकिन अगर हम एनिमेशन वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, सर्वोत्तम विधि पूछा है, तो एनिमेटेड वीडियो बच्चे देखना पसंद करते हैं, उन्हें समझ में आता है। तो एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आप ना सिर्फ ये बता पाएंगे कि जल का निर्माण या जल की पूरी प्रक्रिया को समझाने की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर होगी तो एनिमेटेड वीडियो होगी, यानी उसमें जल किस तरीके से निकलता है, बादल कैसे बनते हैं, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया को आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH4, NH7, NH47A, NH10। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो NH47A जो है वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य क्या होता है, तो राज्यों की जो राजधानी होती हैं, राजधानियों को आपस में जोड़ना राष्ट्रीय राजमार्ग का मुख्य कार्य होता है। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, NH47A हो गया। आगे क्वेश्चन, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई है? 1852, 1853, 1854, 1856। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। 16 अप्रैल 18 की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल की शुरुआत की गई, जिसे हम अगर आपसे पूछे कि कहाँ से कहाँ चली थी तो ध्यान रखिएगा, मुंबई टू ठाणे जो है ये सबसे पहले चली थी। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई टू ठाणे जो है वो रेल चली थी 1853 में। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी किसके द्वारा मारा गया था? जनरल डायर। तो आपको पहले मैं एक चीज़, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, वीडियो के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है हसरत मोहिनी, उधम सिंह, वी सावरकर, जतिन दास। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये पूरे इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसके लिए बाद में कमेटी का गठन हुआ। तो हुआ क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से प्रत्येक जनता क्या हो रही थी, भाग ले रही थी। उसी एक बाग था पंजाब में, एक बात करें तो एक बहुत बड़ा सा बाग था और सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको पता है कि रॉलेट एक्ट आया था जिसके माध्यम से बिना वकील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार किया था। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। एक बहुत बड़ा बाग था, वहाँ पर जनरल डायर ने लोगों को माने अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें जितने भी वहाँ पे लोग जो है सभा में आयोजित थे, सभा का आयोजन कर रहे थे, वो सभी लोग मारे गए, लगभग 1000 लोग। क्योंकि बाद में इस कमेटी का गठन हुआ, इसमें ये पता करने के लोग मारे कितने गए, तो कम से कम 1000 की संख्या में लोग मारे गए। कुछ बाहर निकले, लेकिन क्योंकि गेट चारों तरफ से इन्होंने बंद करा दिया। उसी की हत्या
किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है कि उधम सिंह ने इनको कब गोली मारी, तो 1940 में। पहले तो ये आप उधम सिंह के बारे में जानते रहिए कि उधम सिंह जो बात करें ये पंजाब के सुनाम के रहने वाले थे और इन्होंने 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है, इन समझौतों में कौन सा विषय शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सभी, खाद्य सुरक्षा। तो ये सभी यानी स्वास्थ्य से भी संबंधित भारत और जापान में इन चीज़ों पर चर्चा हुई है, सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है और खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। तो अगर आंसर की बात करें तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत में कारोबारी जगत की महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। किरण मजूमदार शॉ, सुनीता रेड्डी, एलिस जी वैद्य और जिया मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी जो सूची शामिल हुई उसमें शीर्ष स्थान जो है वो जिया मोदी का है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। ये ऐसे टाइप के प्रश्न तो समझ लीजिए कि मारक क्षमता से संबंधित अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो 1300 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। पाकिस्तान में गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और इसकी मारक क्षमता 1300 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी, उक्त संवैधानिक पीठ के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, दीपक मिश्रा की अगर हम बात करें तो दीपक मिश्रा जो थे न्यायाधीश थे और उस उक्त मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, मैंने जो कमेटी, जो पीठ, संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, तो ऑप्शन है 7, 10, 5, 12। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था जो महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है। अंगोला, हैती, चाड, यमन। तो भारत का अगर इंडेक्स में पूछे तो 58वां स्थान था और आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाड। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में, सोचिए क्वेश्चन आप परीक्षा 2023 में देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में 2018 से 2019-20 करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन, अक्टूबर के उत्तरार्ध में जापान दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो आबे के मध्य संपन्न समझौते में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए है रेल परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, खेल। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे बात करें तो खेल संबंधी किसी भी समझौते पर कोई सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी रेल परियोजना, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण पर सभी पर चर्चा हुई थी, लेकिन खेल जो था इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के उत्तरार्ध में ऐसा हम नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के मध्य जो समझौते हुए हैं वो इसमें खेल सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस क्षेत्रीय समूह के साथ चीन ने अपने पहले समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है। ए रिम, बी आसियान, सी IORA और डी है ASEM। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो आसियान के माध्यम से समुद्री अभ्यास का पहली बार चीन क्या करेगा, आयोजन करेगा। तो आसियान के माध्यम से होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च किया है। ए ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है। साइना नेहवाल, PV सिंधु, हिमा दास, दीपिका कुमारी। ये आपको सबको पता है, ये चारों नाम एथलीट के हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें आंसर हो जाएगा हिमा दास, जो धावक हैं। इनको अगर हम बात करें तो देखिए, हिमा दास जो है भारत की सबसे तेज धाविका हैं, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, इनको मतलब ये इतना तेज दौड़ती हैं
कि इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है वो हिमा दास को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारतीय एथलीट में पहला यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर जो है वो हिमा दास को बनाया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। तो आपको पता है कि मुंबई में चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना जो है मुंबई के महाराष्ट्र में की गई है। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। आपको अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे अदर ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार वीडियो के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।